डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड 4 साल प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ रिसोर्स पर्सन उस्मान साहब मौजूद हैं। आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर हों तो उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे एक स्केलर क्वांटिटी भी आती है और एक वेक्टर क्वांटिटी भी आती है। तो जब हम 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, मतलब 3 वेक्टर से हमारे पास फिर स्केलर क्वांटिटी भी आती है और वेक्टर क्वांटिटी भी आती है। तो अब हम देखते हैं कि 3 वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ए डॉट इन ब्रैकेट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी वही है जो आपने पहले पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं। तो अगर आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है ए, बी और सी, तो उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन हैं जिनके 3 कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जी। इसी तरह बी के 3 कंपोनेंट्स हैं और सी के भी 3 कंपोनेंट्स हैं जो सी एक्स, सी वाई और सी जी हैं। तो इस केस में आपको पहले बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा जो एक क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है। जब आप बी क्रॉस सी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास एक सिंपल एक क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म आ जाएगी जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ, जिसमें बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई एक आई कंपोनेंट है, फिर बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी जे कंपोनेंट, इसी तरह के कंपोनेंट है। इसके बाद आपके पास ए वेक्टर है, आपने इसका प्रोडक्ट लेना है उस नए वेक्टर के साथ जो बी क्रॉस सी वेक्टर है। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। जब आप उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा, जिसका ए कंपोनेंट ए एक्स बी वाई सी जी माइनस बी सी सी वाई है। जो आई और आई कंपोनेंट, यानी अगर आप पिछली साइड पे देखें तो उसमें आपको आई कंपोनेंट के साथ फर्स्ट वेक्टर के आई कंपोनेंट को सेकंड वेक्टर के आई कंपोनेंट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसी तरह उसके सेकंड कंपोनेंट जे कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के जे कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट लेना है और तीसरे वेक्टर को उसके तीसरे वेक्टर प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट लेना है। क्योंकि आई डॉट आई जो है वो आपको 1 देता है, इसी तरह जे डॉट जे आपको 1 देता है और के डॉट के भी आपको 1 देता है, मगर आई डॉट जे जो है वो आपको 0 देता है। इसलिए वो वाली क्वांटिटीज़ जिसमें आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई वगैरह मौजूद होंगे वो आपको कोई जवाब नहीं देंगे, यानी कि वो 0 हो जाएंगे। मगर जो आपके पास आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के हैं वो आपको जवाब देंगे और उनके जो कंपोनेंट्स हैं आपके पास रिमेन रहेंगे। तो ये वो 3 वैल्यूज़ ये वही हैं जो आपके पास मौजूद थी पहले। ये पहली वैल्यू आपको आई डॉट आई की वजह से मिली है जो उसका कंपोनेंट था, ये जे डॉट जे की वजह से मिली है और ये के डॉट के की वजह से मिली। अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम एक आसान तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका है कि हम मैग्नीट्यूड उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसा कि ए वेक्टर है, बी है और सी है, उनको हम 3 रोज़ के अंदर लिख लेते हैं, ए एक्स ए वाई ए जी और इसी तरह बी एक्स बी वाई बी जी और सी एक्स सी वाई जी जी। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही जवाब आएगा जो हमने ऊपर निकाला है। अगर आप ए एक्स लें, ए एक्स इंटू बी वाई सी जी माइनस सी वाई और बी जी, इसी तरह अगला हम कंपोनेंट लिखें माइनस ए वाई, तो वो हमारे पास आएगा बी एक्स और ये बी एक्स सी जी माइनस बी जी सी एक्स। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट जो होगा हमारे पास वो ए जी होगा, जो बी एक्स और बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स होगा। तो ये एक आसान तरीका है किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 3 वेक्टर्स का निकालने के लिए कि हम उनको हर प्रोडक्ट को अलग-अलग मल्टीप्लाई करें जाते कि हम इसको डिटर्मिनेंट लेके उसका जवाब निकाल सकते हैं। तो आगे चल के हम इसकी देखते हैं एक एग्जांपल कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है इस स्लाइड के अंदर कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो बी डॉट सी क्रॉस ए के बराबर है और सी डॉट ए क्रॉस बी के बराबर भी है। यानी कि अगर आपको साइक्लिक ऑर्डर में देखें तो डॉट
जो है वो अगर आप ए बी सी देखें और फिर बी सी ए देखें और सी ए क्रॉस बी देखें, यानी अगर आपने ए बी सी को एक ऑर्डर में रखा हुआ है, यानी ए अगर हम कह लें कि एक साइक्लिक ऑर्डर में रखा हुआ है ए बी और सी, तो हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को कहीं भी मूव कर लें तो हमारा जो जवाब है वो हमेशा सेम रहेगा। ये चीज़ सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है ना, ये चीज़ हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर नहीं नज़र आएगी। अगर हम अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एग्जांपल के तौर पे देखें तो इसका ज्योमेट्रिकली जो पैरेलल पिपेट का एरिया वॉल्यूम होता है वो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब पैरेलल पिपेट क्या है? पैरेलल पिपेट एक ऐसी शेप होती है जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं किसी भी, यानी अगर आप इस फेस को देखें, अगर इस डायग्राम के अंदर ये वाला फेस, तो ये फेस एग्जैक्टली पैरेलल है इस फेस के, और बाकी फेस के मुताबिक भी यही है कि यानी ये वाला फेस इसके ऑपोजिट साइड वाले फेस के बराबर है, तो इसको हम एक पैरेलल पिपेट कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद ले सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल में हम देखते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पिपेट विद 3 एजेस ए बी एंड सी। आपको 3 एजेस दिए गए हैं, साइड्स के एजेस दिए गए हैं जो ए बी सी वेक्टर से डिफाइंड है। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पिपेट हमने डिफाइन कर दिया है कि वो ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो आगे हम सिंपली एज डिटर्मिनेंट लेंगे हम इन 3 कंपोनेंट्स का। ये जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया हुआ था कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो इस तरह डिफाइन है डिटर्मिनेंट के लिए। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट के लिए हम सिर्फ उनके कंपोनेंट्स 3 वेक्टर्स जो जो गिवन है हमें ए एक्स ए वाई ए जी, उनकी वैल्यूज़ डाल देंगे, जो -3 -7 5 है। इसी तरह दूसरे वेक्टर के बी एक्स बी वाई बी जी है उसके कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड डाल देंगे। इसी तरह सी एक्स सी वाई सी जी के कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड हम डाल देंगे और उसके बाद हम इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट -3 इज इक्वल इंटू -21, जो 7 इंटू 3 -21 माइनस इंटू -3 इंटू 5, जो माइनस एक फार्मूले का है और उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 15 आ जाता है आपके पास। तो इसी तरह आपको दूसरा कंपोनेंट लेंगे और इसी तरह आपका तीसरा कंपोनेंट भी आएगा, जिसका रिजल्टेंट आपके पास 148 आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली एक वॉल्यूम है। तो ये समथिंग इन मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए इसे, डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस ऑफ द साइड्स, कि किस वेक्टर की साइड्स को आपने किस डायमेंशन में लिया हुआ, मीटर में लिया हुआ, सेंटीमीटर में लिया हुआ, डिपेंड करेगा ये उस पर। डियर स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उस्मान साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया और उसको विद एग्जांपल, और उसकी हमने एप्लीकेशंस भी देखी कि कैसे हम उसको वॉल्यूम किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करने के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे कि हम 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनसे हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट आए, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आइए हम देखते हैं स्लाइड में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी इसमें दोनों क्रॉस कंपोनेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किए, इसमें डॉट कोई मौजूद नहीं है। तो ये सिंपल एज जिस तरह के हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है उसी के मुताबिक है। अब इसमें 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, उनके हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। ए को उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, बी के 3 कंपोनेंट्स हैं और इसी तरह सी के 3 कंपोनेंट्स हैं। बी क्रॉस सी जैसे कि पहले हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किया था, एग्जैक्टली उसी तरह निकाला, जो हमारे पास एग्जैक्टली वही जवाब आता है कि उसके 3 कंपोनेंट्स आ देते हैं। मगर इसमें अब क्योंकि हमारे पास यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मौजूद है, ए और जो नया वेक्टर है जो बी क्रॉस सी से बना है वेक्टर, उसके दरमियान क्रॉस है, ना कि डॉट। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर डॉट मौजूद था, तो अब ये क्रॉस जो है इसकी वजह से हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जब हम इसके ए फर्स्ट कंपोनेंट को इसके फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं आई से, क्योंकि आई डॉट आई जो है वो 1 होता है, मगर आई डॉट क्रॉस आई जो है वो 0 है। इस वजह से हमारे पास वो वाले कंपोनेंट्स ख़त्म हो जाएंगे जो सेम है, यानी आई क्रॉस आई ख़त्म हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा, मगर आई क्रॉस जे सर्वाइव कर जाएगा, जे क्रॉस आई, इसी तरह के क्रॉस जे, बाकी सारे कंपोनेंट जो मुख्तलिफ हैं वो सर्वाइव करेंगे। तो जो कंपोनेंट सर्वाइव कर गए हैं, यानी जो बच गए हैं, वो हमने इस नेक्स्ट लाइन में लिख दिए, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट अगर आप देखें आप आई क्रॉस जे आ रहा है, सेकंड में आई क्रॉस के है, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई, इस तरह बाकी
तो ये 6 टोटल कंपोनेंट्स हैं। अगर हम वैसे देखें तो ये 9 बनने चाहिए थे, मगर जो 3 कंपोनेंट है जो i क्रॉस i और j क्रॉस j और k क्रॉस k वो 0 हो गए हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि i क्रॉस j जो है यूनिट वेक्टर वो आपको k देता है, इसी तरह j क्रॉस i आपको माइनस k देता है। इस तरह बाकियों के बारे में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर आप j क्रॉस k है तो वो आपको i देता है। अगर आप इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ डालते जाएं, i क्रॉस k, j क्रॉस i की, तो आपके पास k पहली टर्म में k आ जाता है, दूसरी में माइनस j, इस तरह माइनस k, i, j एंड फिर अगेन माइनस i यूनिट वेक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 क्वांटिटीज़ k यूनिट वेक्टर की हैं, इसी तरह 2 क्वांटिटीज़ j यूनिट वेक्टर की हैं, इसी तरह 2 क्वांटिटीज़ i यूनिट वेक्टर की। तो हम इसे अलहदा करके i यूनिट वेक्टर में और j यूनिट वेक्टर में और k यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं। इसमें अब 3 क्वांटिटीज़ मतलब अलहदा हैं, जो i यूनिट वेक्टर भी है, j भी है, मगर हम इसे एक और फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिकली हमें बड़ी यूज़फुल होगी। अगर हम इसमें देखें तो हमने इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख लिया, bxi by और bzk और cxi cz और k यूनिट वेक्टर, और उसके दूसरे कंपोनेंट्स को ax cx ay cy प्लस az cz और इसी तरह ax bx ay by और az bz को अलहदा कर लिया। ये एक जनरलाइज फार्मूला है। अगर हम उसी को क्वांटिटीज़ सारों को अलहदा करें तो हम इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं, मगर ये हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दे देगा जो हमारे लिए आगे बहुत यूज़फुल काउंट होगा कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करने की बजाय सिंपली हम डॉट प्रोडक्ट से भी क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। ये उसका एक सिंपल फार्मूला है, a क्रॉस b क्रॉस c को इज इक्वल टू a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c, यानी कि हम a डॉट c का डॉट प्रोडक्ट लें, उसको b वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट लें और उसे c वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो a क्रॉस b इंटू b क्रॉस c का स्केलर प्रोडक्ट का जवाब आ जाता है। अब हम देखते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। यानी हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जिसमें x y z होते हैं हमारे पास, और उसमें हमें कोई पॉइंट हो जो p x p y यानी p जो डिपेंड करेगा, कोई भी पॉइंट जो x y z पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी उसमें 3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z होंगे। मगर हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, मगर वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसमें एक एंगल होगा और 2 डिफरेंट डिस्टेंसेस या डायमेंशन आप कह लें। आइए हम उसमें देखते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है जिसका रेडियस हमने रो लिया हुआ है। अगर हम देखें रो 1, इसमें x y और z आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही बताए हुए। इसमें हमने अब सिलेंडर को किस तरह लगाया, इसमें एक पॉइंट P1 दिया हुआ है, जो P1 डिपेंड कर रहा है रो 1 5 1 Z1 पे। इसको हम P इंटू एक्स वाई जी भी कह सकते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में ही है। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये 3 पॉइंट से हम सिलिंड्रिकल तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट होगा कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम जी एक्सिस क्या है। अगर हम देखें तो ये जी एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है वो रो 1 डिस्क्राइब किया हुआ। तो ये रो 1 जो है एक कोऑर्डिनेट ये रो 1 बन जाएगा, जो इसकी डायरेक्शन आपको बता रहा है कि ए सब्सक्रिप्ट रो से डिफाइन हुआ है, जो इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। इसमें दूसरा कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो वो फाई है, जो एक एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यानी कोई भी पॉइंट है वो कितना एक्स एक्सिस के लिहाज से टिल्ट हुआ हुआ है। यानी अगर ये पॉइंट पी है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका कितना वो किस प्लेन के अंदर मौजूद है, वो प्लेन कितना टिल्ट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एंगल फाई वो डिफाइन करेगा। इसी तरह तीसरा जो एक्सिस होगा वो हमारा जी एक्सिस है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस ही होगा, वो हम उसको वही ट्रीट करेंगे। यानी ये जो जी एक्सिस है हमारा ये सेम रहेगा। अब हम देखते हैं कि पॉइंट पी यहाँ मौजूद है, जैसा कि रो 1 ऊपर मौजूद है। ये एक जो प्लेन डिस्क्राइब कर रहा है ये पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म में, तो रो 1 जो ऊपर डिफाइन है वही रो 1 इसकी ग्राउंड फॉर्म में भी डिफाइन है।
अब हम पॉइंट पी के डिफरेंट कंपोनेंट से उसको डिफाइन करेंगे कि अगर हम एक्स एक्सिस की टर्म में लिखें कि एक्स क्या होगा और उसमें उसको रो और फाई की टर्म में हम लिखना चाहें, तो अगर कोई वेक्टर रो मौजूद है हमारे पास जिसको हम रो डिफाइन कर रहे हैं कोई वेक्टर, उसके अगर हम दो कंपोनेंट्स की बात करें तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट उसका एक्स डायरेक्शन में होगा और एक उसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा। जो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा वो होगा रो साइन फाई, और जो कंपोनेंट उसका एक्स डायरेक्शन में है वो रो कॉस फाई होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर रो है तो उसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, रो एक्स एक्स की डायरेक्शन में और एक दूसरा कंपोनेंट रो वाई की डायरेक्शन। तो हम इस तरह एक्स और वाई कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं कि एक्स क्या कंपोनेंट क्या होगा। जो हमारा एक्स कंपोनेंट होगा वो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई कह लें या फाई वन कह लें, क्योंकि वो डिफाइन है तो हम भी कह देते हैं इसे फाई वन। इसी तरह वाई कंपोनेंट की बात करें तो वाई जो डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होगा तो वो हमारे पास आएगा रो साइन फाई वन। इसी तरह अगर हम जी कंपोनेंट की बात करें तो जी हमारा हमें उसी तरह सेम रहेगा, क्योंकि जी हमने वही कोऑर्डिनेट लिया हुआ है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो वो डिफाइन होगा जी सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब अगर हम कोई भी वेक्टर अगर किसी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें, यूजुअली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी वेक्टर लिख रहे हों तो उसको हम उसके तीन कंपोनेंट्स में इस तरह लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के यूनिट वेक्टर। मगर अगर हमने उसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हमें आर वेक्टर है एक्स वाई और जी के हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं, तो हम सिंपल उनकी रिप्लेस कर देंगे। एक्स की जगह रो कॉस फाई वन ऑफ आई प्लस रो साइन फाई वन ऑफ जे प्लस जी ऑफ के। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई है कि हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किसी वेक्टर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि एक्स वाई जी मौजूद हैं तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम यूनिट वेक्टर्स को जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर हैं, जैसे कि कार्टेशियन में हम यूजुअली आई जे और के यूनिट वेक्टर ले रहे थे, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास यहाँ मौजूद हैं यूनिट वेक्टर्स ए रो ए फाई और ए जी। अब इनको हम किस तरह निकाल सकते हैं? अगर हम देखें तो ये यूनिट वेक्टर्स उस डायरेक्शन में शो कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में आपका वो कोऑर्डिनेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हो। अगर हम ए जी को देखें तो ए जी डायरेक्शन ऑफ जी कोऑर्डिनेट में इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम ए रो को देखें जो वो ए रो वाली डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम ए फाई को देखें, क्योंकि ए फाई जो एंगल है वो डिस्क्राइब कर रहा है एक्स एक्सिस से ऑनवर्ड्स, तो इसकी डायरेक्शन वो है कि जिस डायरेक्शन में फाई एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये डायरेक्शन जो फाई एंगल जिस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है ये वो डायरेक्शन बन रही है ए फाई की। मगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं जो यूनिट वेक्टर्स हैं ए जी ए फाई ए रो, ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं, यानी इनका आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, जैसा कि आई जे के केस में होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरह इस केस में भी ये तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल है, यानी इनके 90 का डिग्री का एंगल है आपस में। अगर हम रो यूनिट वेक्टर को निकालने के बारे में देखें कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो सिंपल उसी तरह निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी एक्स और वाई निकाला था। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर हम देखें, अगर हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करें इस डायरेक्शन में, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे जैसा कि उस वेक्टर रो के थे। जो एक कंपोनेंट होगा वो कॉस फाई 1 ऑफ आई होगा प्लस साइन फाई 1 ऑफ जे होगा। तो ये रो यूनिट वेक्टर को हम आई और जे की टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी तरह हम अगर फाई यूनिट वेक्टर की बात करें तो उसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। उसके लिए अगर हम देखें तो फाई जो वेक्टर होगा वो, क्योंकि फाई वेक्टर बैकवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है ए फाई, तो
ये एक रो जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद था, यानी एक्स और वाई जो थे हमारे पास पॉजिटिव थे, मगर जो ए फाई यूनिट वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही मौजूद है, मगर वो एक्स माइनस यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है, यानी एक्स डैश वाले प्लेन के अंदर, एक्स डैश और वाई प्लेन के अंदर मौजूद है। तो इसका जो एंगल होगा अगर हम देखें, जैसा कि ए फाई इस डायरेक्शन में था हमारे पास, ए रो इस डायरेक्शन में था और ये एंगल फाई बन रहा था, तो हमारा ये एंगल भी फाई बन रहा होगा। तो हमारे पास ये कंपोनेंट साइन फाई होगा और ये दूसरा कंपोनेंट कॉस फाई होगा। तो हमारे पास जो फाई के कंपोनेंट्स बनेंगे, ए फाई रो के, ए फाई के वो होंगे माइनस साइन फाई ऑफ आई प्लस कॉस फाई ऑफ जे। क्योंकि ये x नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इधर इस डायरेक्शन में i जो था हमारे पास, i यूनिट वेक्टर था, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास वो माइनस आई है। जो नेगेटिव साइन है वो इस वजह से आया है कि हमारा जो x डैश है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो माइनस आई, उस वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर हम बात करें z डायरेक्शन की तो वो सिंपल एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला होगा, यानी k यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। इससे अगर हम आगे चलें तो इसको हम एक नीट फॉर्म में हमने यहाँ लिखे हुए हैं वही कंपोनेंट्स कि x कंपोनेंट उसका रो कॉस फाई है, इसी तरह y रो साइन फाई है, सिंपल एज z। इसी तरह हमने उसका कोई भी वेक्टर की बात की हुई है कि r वेक्टर किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। और इसी तरह अगर हम देखें कि यूनिट वेक्टर्स में बात करें तो ए रो कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ये ए रो यूनिट वेक्टर है जो कि रो डायरेक्शन में शो कर रहा होगा उसके कंपोनेंट को। इसी तरह ए फाई माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, और थर्ड कंपोनेंट ए जी इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। तो ये तीन यूनिट वेक्टर जो हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डिफाइन हुए हैं। जैसा कि हमने कार्टेशियन के लिए आई जे के डिफाइन किए, इसी तरह हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने रो फाई और जी डिफाइन किया। अब हम आगे चलते हैं, अगर हम देखें तो इस डायग्राम में भी हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ही लिए हुए हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स को ले सकते हैं किसी भी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अगर हम देखें कि कोई भी कंपोनेंट हमें रो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो कोई स्मॉल एलिमेंट डी रो डिफाइन हो सकता है उस डायरेक्शन में। अगर हमारे पास कोई एंगल बन रहा है फाई और ये रो है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये रो डी फाई है, ये अगर डी फाई हो जो एंगल बन रहा है, तो हमारे पास ये स्मॉल एलिमेंट जो होगा रो डी फाई होगा। तो हम जो डी स्मॉल एलिमेंट लेंथ एलिमेंट डी रो को हम डिफाइन कर सकते हैं डी रो। इसी तरह अगर हम फाई एलिमेंट लें कि फाई डायरेक्शन के अंदर अगर हम स्मॉल इंक्रीज़ करें यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करें अपने आप को लेंथ एलिमेंट को, तो वो हमारे पास रो डी फाई आ जाएगा। और डी एल जी जो है वो सेम ही होगा जो डी जी डायरेक्शन में। इस अगर डायग्राम में हम देखें तो इसमें स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया हुआ। अगर हम पॉइंट P1 से देखें जिसमें वो हमें तीन कंपोनेंट्स शो कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स के, ए फाई, ए रो और ए जी कंपोनेंट। अब इसमें एक स्मॉल डी एल एलिमेंट लिया हुआ है जो अगर हम देखें पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक डिफाइन हो रहा है। तो ये डी एल एलिमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं? अब ये थ्री डायमेंशनल है, तो इसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो इसको हम तीन कंपोनेंट्स में किस तरह लिख सकते हैं? डी एल इज़ इक्वल टू, डी एल एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डायरेक्ट कर रही है, तो इसका पहला कंपोनेंट होगा डी रो ए रो यूनिट वेक्टर प्लस रो डी फाई ए फाई यूनिट वेक्टर प्लस डी जी ए जी यूनिट वेक्टर। तो ये एक स्मॉल एलिमेंट जो डी एल यहाँ डिफाइन हुआ है, अगर हम देखें जो स्मॉल बॉक्स एलिमेंट में, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम डी एल का जो कंपोनेंट है अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उससे हमारे पास उस एलिमेंट की वैल्यू मिल सकती है कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक उस एलिमेंट को जा रहे हैं। यानी अगर हम इस
DL की बात करें तो DL पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक शो कर रहा है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट उसी हिसाब से होंगी कि हम P1 पे क्या पॉइंट्स हैं, रो की वैल्यू क्या है, P2 पे उसकी रो की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट्स भी P1 से P2 के दरमियान ही रहेंगे। इसी तरह अगर हम एरिया एलिमेंट की बात करें तो अगर ये दूसरी डायग्राम जो एक स्मॉल डायग्राम है जिसमें हमने जूम इन किया हुआ है, इसमें उसने डिफ़ाइन किया हुआ है जो DS डिफ़ाइन किए हुए हैं। DS अगर हम देखें फेस 1 को तो उसने ये DS डिफ़ाइन हुआ है, इसमें वो दिखा रहा है कि जो फेस है जो डायरेक्टिंग दिस वर्ड आउटवर्ड है, ये फेस 1 लिया हुआ है। इस एरिया एलिमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो DS इज़ इक्वल टू, अब ये एक ख़ास प्लेन में मौजूद है जिसकी, क्योंकि रो के ख़ास प्लेन में मौजूद है जिस पर रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो हम उसको रो उसमें कांस्टेंट रखा होगा। मगर इसके अंदर हमारे पास D फाई यानी जो एंगल फाई मौजूद है जो कि चेंज हो सकता है। अगर इस फेस पे देखें तो यहाँ इस डायरेक्शन में एंगल फाई जो है हमारा चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर हम Z की बात करें तो Z भी इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास रो इसमें कांस्टेंट होगा, मगर इस केस में D फाई और DZ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरह हम दूसरे फेस की बात करें DS जो कि इस डायरेक्शन में बात की हुई है, तो वो उसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा, उस फेस के अंदर हमारे पास रो जो है वो वेरिएबल है, मगर जो फाई है, जो एंगल फाई एक ख़ास एंगल बन रहा है, क्योंकि प्लेन जो है वो प्लेन उसी जगह पे मौजूद है, मगर वो फाई जो है उसका कांस्टेंट होगा, मगर D रो और DZ हमारे वेरिएबल होंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो DS थर्ड फेस की बात करें, वो भी इसी तरह हम निकाल सकते हैं। उसको हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में कि हमने किस तरह लिखा हुआ है। अगर हम इसमें वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें, अगर ये पूरा जो बॉक्स उन्होंने बना हुआ है जिसकी बात करें, तो उसको हम वॉल्यूम एलिमेंट को भी ले सकते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, वो हम इस तरह डिवाइन कर सकते हैं, रो D फाई और DZ। ये किसी भी पॉइंट पे सिलेंड्रिकल एलिमेंट को आपको बता सकता है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, बशर्ते कि आपको उसकी लिमिट्स का पता हो कि रो की लिमिट क्या है, फाई की लिमिट क्या है और Z की लिमिट क्या है। अगर हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि हमने ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह डिफ़ाइन किए हुए थे। जो पहला कंपोनेंट हमने DL डिफ़ाइन किया था जो लेंथ एलिमेंट को शो कर रहा है, DL, DA रो, इसी तरह A फाई और AZ वाला कंपोनेंट भी मौजूद हैं जो कि एक लेंथ एलिमेंट को शो कर रहे हैं। इसी तरह उसके 3 फेसिस के 3 कंपोनेंट्स हमने बताए हुए, रो 1 D फाई DZ जो कि डायरेक्शन A रो की डायरेक्शन में शो कर रहा था, इसी तरह A फाई डायरेक्शन में शो कर रहा था और AZ डायरेक्शन में। इसी तरह इसके 3 और एरिया एलिमेंट्स भी होंगे जो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी अगर हम देखें तो फेस 1 है, उसके ऑपोजिट भी एक एलिमेंट होगा, मगर बिल्कुल ऑपोजिट उसके एक एलिमेंट होगा जो सिर्फ एक नेगेटिव साइन की वजह से आप उसको निकाल सकते हैं। यानी अगर हम DS इसकी बात करें तो हमारे पास एक फेस, हम अगर हम उसको 4 कह लें तो रो 1 D फाई DZ A रो होगा जो कि एक फेस 4 को डिफ़ाइन कर रहा होगा, जो कि हम उसमें दिखा नहीं सके 3 डायमेंशन में। अगर हम इसी तरह फेस 5 फेस 6 की बात करें, क्योंकि 6 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है यानी उसकी 6 साइड्स हैं, तो उसकी 6 साइड्स फेसेस के 6 एलिमेंट्स होंगे एरिया एलिमेंट्स। इसी तरह हम दूसरे 2 एलिमेंट्स के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास DS इसी तरह रो D रो DZ और A फाई आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास रो माइनस रो D फाई D रो और AZ आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है कि किसी भी वॉल्यूम सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का आपने वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए आपको उसकी रो फाई और Z कंपोनेंट को पता होगा, आपको उनकी लिमिट्स पता होंगी तो आप निकाल सकते हैं। इसमें रो की जो इंटीग्रेशन लिमिट होती है वो हमारे पास यूजली होती है 0 टू इन्फिनिटी। फाई जो है हमारे पास होता है 0 टू 2 पाई, और जो Z होता है हमारे पास वो यूजली -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता। तो ये था कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम किस तरह डील करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा और उसके फार्मूला को जाना और उसके शॉर्टकट फार्मूलाज हमने देखे कि कैसे होते हैं।
और इसके अलावा हमने कार्टेशियन कंपोनेंट में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम का आपस में लिंक क्या है, ये सारा हमने आज डिस्कस किया। हनीफा उबैद और उस्मान साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।